वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमारा जर्नल चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट रजिस्ट्रेशन करा रही हूँ मैं। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश। मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो देखना लास्ट इलस्ट्रेशन में एक चीज़ आ रही है VPP, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट। क्या होता है VPP? वैल्यूएबल पेबल पोस्ट। ये वैल्यूएबल पेबल पोस्ट, इसमें क्या होता है? इन दिस सिस्टम सप्लायर सोल्ड द गुड्स। ठीक है, सप्लायर सेंड द गुड्स थ्रू पोस्ट। पोस्ट के थ्रू हमारे पास भेजता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि वो आपको जो गुड्स भेज रहा है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहा होता है। पोस्ट ऑफिस में गुड्स आता है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपके पास पोस्ट ऑफिस से मैसेज आएगा कि आपका गुड्स पोस्ट ऑफिस में आ चुका है, तो आप क्या करोगे, अपने PN या किसी को भी भेजोगे, वो आपको गुड्स, आप उससे गुड्स ले आओगे और पोस्ट ऑफिस में ही कैश पेमेंट कराओगे और पोस्ट ऑफिस वाले सप्लायर को भेज देंगे। मतलब कहने का मतलब है आपने गुड्स तो कैसे परचेज किया, कैश ही परचेज किया, लेकिन गुड्स डायरेक्ट सप्लायर से नहीं परचेज करके आए। सप्लायर ने जो गुड्स भेजा है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा है। आप पेमेंट भी पोस्ट ऑफिस में ही करके आओगे। ठीक है, तो देखना एक बारी ध्यान से। इसके अंदर आप क्या करोगे कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपके पास जो गुड्स का मैसेज आएगा, जो गुड्स का जब मैसेज आएगा आप कहाँ भेजोगे, पोस्ट ऑफिस में PN या किसी को भी भेजोगे, गुड्स ले लोगे और वहाँ पोस्ट ऑफिस में ही कैश पेमेंट करके आओगे। तो ओवरऑल आपके पास आया क्या बच्चे? गुड्स आया। क्या आया? गुड्स। गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, लेकिन आप पेमेंट तो करके आ रहे हो, बेशक से आप सप्लायर को करो या पोस्ट ऑफिस में करके आओ, कैश पेमेंट तो आप करके आ ही रहे हो ना। ठीक है, तो आपके पास बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश, बिकॉज वी मेंटेन द अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं? बिजनेस की तरफ से बनाते हैं। ठीक है, तो देखना लास्ट इलस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। एक एक ट्रांजेक्शन को मैं पढ़ रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखना क्या चीज़ सिस्टम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देखना बच्चे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड VPP, received a VPP, that means valuable payable post। ठीक है, हमारे पास VPP आया, इसका मतलब मैसेज आ गया है कि सप्लायर ने जो गुड्स भेजा है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा है। रिसीव VPP फ्रॉम राम। किससे VPP रिसीव किया है? राम से। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किया है राम से, राम से परचेज किया, लेकिन राम से हम डायरेक्ट नहीं परचेज करके आ रहे। ही सेंड द गुड्स टू द थ्रू पोस्ट ऑफिस। उसने जो गुड्स भेजा है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा है। ठीक है, सेंट अ PN, सेंट अ PN, sent a PN to collect it, to collect it, to collect it. Who paid rupees 150 as cartage? अब सुनना ध्यान से, क्या मतलब है? Receive a VPP from Ram for rupees 20,000। ठीक है, अब कह रहा है रिसीव अ VPP, दैट मीन्स वैल्यूएबल पेबल पोस्ट फ्रॉम राम फॉर रुपीज 20,000। इसका मतलब जब उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजता है तो हमारे पास है ना एक रिसिप्ट आती है, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट जिससे कहते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारा गुड्स पोस्ट ऑफिस में आया है। पोस्ट ऑफिस में जब गुड्स आता है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, और वो राम के थ्रू आता है हमारे पास कि आपका गुड्स पोस्ट ऑफिस में आ चुका है।
ठीक है। तो बताओ इसका मतलब हमने राम से कितने का गुड्स परचेज किया है 20, लेकिन ये ऑन क्रेडिट नहीं होता, ये हमें कैश ही पेमेंट करना होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में करना होता है। पोस्ट ऑफिस वाला जो है वो आगे किसको पे कर देता है, राम को पे कर देगा, लेकिन हमारी तरफ से तो कैश चला गया ना, ठीक है। तो हमने वीपीपी रिसीव किया है राम से 20,000, इसका मतलब हमने राम से 20,000 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया है। सेंड अ पीएन टू कलेक्टेड, हमने पीएन को भेजा पोस्ट ऑफिस टू कलेक्टेड, ठीक है। तो हमने परचेज तो क्या किया, गुड्स, तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड 20, लेकिन जो पीएन को भेजा है हु पेड 150 एज अ कार्टेज, रास्ते का कार्टेज वही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो उसने लाने के लिए रास्ते का जो किराया दिया है वो 50 दिया है, तो एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड कार्टेज, अकाउंट डेबिट कितना पे किया है 150, तो बताओ हमारे बिजनेस से कैश कितना जाएगा 20,150, ठीक है। तो ये वीपीपी का सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखना एक बार, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रही है। उसके बाद बच्चे मेरे पास आ रहा है पेड 3,000, पेड रुपीज 3,000 for subscribing for newspaper and magazines। अब सुनो ध्यान से, paid 3,000 for subscribing for newspaper and magazines। अगर आपको न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स लगवानी होती है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है कि मंथली आपको इतना पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, ठीक है, लगवानी है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, दैट मीन्स कुछ अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका कोई एक छोटा मोटा एक्सपेंस हो जाता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह परचेज करना, ठीक है। अगर आपको न्यूज़पेपर परचेज करना है, मैगजीन्स लगवानी है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कराना पड़ता है अपने आप को कि हम आज के बाद हमारे घर इतने, मंथली भी हो सकता है ये 3 मंथ्स के लिए, अगर आपको 3 मंथ्स के लिए लगवानी है तो 3 मंथ्स के लिए आपको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कराते टाइम आपको कुछ पे करना पड़ता है। तो ये न्यूज़पेपर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस एक्सपेंस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अब बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश, तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, नेक्स्ट आ रहा है रिसीव 500, रिसीव्ड रुपीज 500 फ्रॉम द सेल ऑफ old newspaper and magazines, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, पुराना न्यूज़पेपर बेचा और मैगजीन्स बेची गई हैं, तो एक तरह से रद्दी तो बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है स्क्रैप चीज़ भेजी, आपने बेची, रद्दी बेची, तो आपके पास कैश आया, तो ये आपकी छोटी मोटी इनकम है। अगर छोटी मोटी इनकम होती है तो वो हमारे लिए मिसलेनियस इनकम होती है, जिसका आप नाम स्पेसिफाई, देखो न्यूज़पेपर परचेज करते टाइम आपने क्या वर्ड यूज़ किया, मिसलेनियस एक्सपेंस, जब आप सेल करोगे तो मिसलेनियस इनकम के नाम से करोगे, ठीक है। तो बताओ इसको सेल करने से आपके पास आएगा क्या, कैश, तो रद्दी वगैरह बेचना आपकी इनकम, छोटी मोटी इनकम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मिसलेनियस इनकम, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना, नरेशन लिखते रहना बच्चे और जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करनी है आपने। नेक्स्ट देखना, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया। अब बताओ,
अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, आपको पता है लोन ऐसे तो नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, तो हमें उस लोन के लिए क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। और बताओ बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश, टू कैश, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। क्या लिखा हुआ है, विड्रॉ गुड्स, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ₹8,000। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। आप मुझे बताओ बिजनेस से क्या विड्रॉ किया है, गुड्स, पर्सनल यूज के लिए। तो बताओ बिजनेस से जाएगा क्या, गुड्स। और गुड्स जाने के लिए मैंने आपको बताया था परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ होता है परचेजेस के नाम से। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो बिजनेस से गुड्स चला गया। गुड्स बताओ किस नाम से पड़ा हुआ था, परचेजेस, डेबिट था, गुड्स चला गया तो डिक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम किसको डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर बिजनेस से कैश जाता है तो टू कैश, गुड्स जाता है तो टू परचेज। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, देखना नेक्स्ट, देखना नेक्स्ट आ रहा है गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स स्टोलन, कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स स्टोलन कॉस्टिंग रुपीज 48,000। 48,000 का गुड्स चोरी हो गया। तो बताओ गुड्स चोरी होना मेरे लिए क्या है, लॉस, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, तो इस लॉस के लिए हम बच्चे क्या वर्ड यूज करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 48,000। लेकिन चोरी कैश नहीं हुआ, गुड्स हुआ। तो गुड्स मेरे पास किस नाम से डेबिट पड़ा होता है, परचेजेस के नाम से। तो अब वो गुड्स डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज पे परचेजेस को क्रेडिट करोगे गुड्स के लिए, क्योंकि मेरे पास जो गुड्स डेबिट पड़ा होता है वो परचेजेस के नाम से पड़ा होता है, डिक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, 48,000 ये एंट्री हो गई। गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना मुझे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, goods destroy by fire, cost price 1,60,000, cost price rupees 1,60,000। अब बताओ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो माल को आग लग गई, 1,60,000 के गुड्स को आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये मेरे लिए क्या है, लॉस, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो बताओ क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, गुड्स। गुड्स मेरे पास किस नाम से पड़ा होता है, परचेजेस के नाम से, डेबिट वो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज के लिए परचेजेस को क्रेडिट करोगे, परचेजेस को। ठीक है, 1,60,000 का गुड्स चोरी डिस्ट्रॉय हो गया आग से। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, आगे देखना, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹6,000। कितने का गुड्स सोल्ड किया गया है, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹6,000। तो बताओ गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम,
इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। गुड्स सोल्ड के लिए हम किसको क्रेडिट करते हैं? सेल। अब ऑन क्रेडिट सेल किया और किसको सोल्ड किया है? एक्स को। तो गुड्स चला गया, कैश नहीं आया, किसको सोल्ड किया? एक्स। तो एक्स ने हमारे पैसे देने हैं, एक्स हमारा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, तो मेरे डेटर इंक्रीज हो गए बच्चे 6 लाख से। तो एंट्री बनी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखना, कह रहा है अभी अभी हमने एक्स को सोल्ड किया है, एक्स रिटर्न 1/6 of the goods sold to him. X return 1/6 of the goods sold to him. Goods sold to him. बच्चे x को भी हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया था? 6 लाख का। अभी अभी हमने x को कितने थाउजेंड का गुड्स सोल्ड किया था? 6 लाख का, सॉरी। कह रहा है x रिटर्न 1/6 ऑफ गुड्स सोल्ड टू हिम। x ने 1/6 गुड्स रिटर्न कर दिया जितना हमने बेचा था। तो बताओ हमने x को कितने का बेचा था? 6 लाख। इसका 1/6 बच्चे हुआ 1 लाख। तो 1 लाख का गुड्स उसने वापस कर दिया x ने। तो बताओ बेचा हुआ गुड्स वापस आ रहा है, किस नाम से आएगा? सेल्स रिटर्न। तो जब मैंने गुड्स सोल्ड किया था मेरी इनकम थी, गुड्स वापस आ गया तो मेरी इनकम क्या हो गई? डिक्रीज। तो इनकम क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। लेकिन गुड्स जो आता है वो किस नाम से डेबिट करते हो? सेल्स रिटर्न के नाम से। कितना गुड्स वापस आ गया? 1 लाख। अब बताओ जब गुड्स सोल्ड किया था डेटर इंक्रीज हुए थे, डेटर को डेबिट किया था। जब एक्स ने गुड्स वापस कर दिया तो मेरे डेटर क्या हो गए? डिक्रीज। तो डिक्रीज पे क्रेडिट, तो डेटर डिक्रीज हो गए गुड्स वापस करने से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब बताओ एक्स को मैंने गुड्स सोल्ड किया था 6 लाख का, एक्स ने मेरे इतने देने थे, उस टाइम डेटर इंक्रीज हुए थे। यहाँ गुड्स वापस करने से डेटर डिक्रीज हो गए। तो अब बताओ एक्स ने मेरे कितने रुपए देने हैं? 5 लाख। तो एक्स ने बच्चे मेरे देने हैं 5 लाख रुपीस देने हैं, ठीक है। एक्स ने 5 लाख रुपीस देने हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी पे डिपेंड है, देखना एक बार, इसी पे डिपेंड है इसलिए अभी रब नहीं कर रही इसको। एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट, एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट। एक्स ने अपना अकाउंट सेटल किया है आफ्टर डिडक्टिंग 10% discount for prompt payment. प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है बच्चे क्विक पेमेंट, ठीक है। क्या है? एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट, एक्स ने अपने अकाउंट की पेमेंट की। तो बताओ एक्स कौन था? मेरा डेटर। एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट मतलब एक्स ने अपने अकाउंट की पेमेंट की। एक्स कौन था? हमारा डेटर। डेटर ने पेमेंट की तो हमने कैश क्या किया? रिसीव, क्योंकि हमारा डेटर हमें कैश दे रहा है, ठीक है। तो उसने पेमेंट की है, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। कितने डिस्काउंट पर? 10% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए उसको 10% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो 5 लाख करनी थी, इतना कैश आना था, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट 50,000, ठीक है। तो 5 लाख अमाउंट देनी थी उसने, उसको हम 50,000 डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो बताओ एक्स से मुझे कैश कितना रिसीव होगा? 4,50,000। इतना कैश रिसीव होगा क्योंकि एक्स सेटल्ड हिज अकाउंट का मतलब एक्स ने अपने अकाउंट की पेमेंट कर दी। एक्स हमारा डेटर है तो इसका मतलब हमने कैश क्या किया है? रिसीव, ठीक है। तो मेरी एंट्री बनेगी बच्चे कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000। कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम? 50,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 50, और मेरे डेटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज टू एक्स। एक्स क्यों क्रेडिट हुआ है? एक्स डेबिट था, एक्स ने मेरे पैसे देने थे, डेटर था।
डेटर बिजनेस की असेट, जब एक्स ने पैसे दे दिए तो डेटर क्या हो गए, डिक्रीज, लेकिन एक्स ने अपनी पूरी पेमेंट के बदले 450 दिया, 50,000 का हमने क्या अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया। नेक्स्ट देखना, देखना बच्चे नेक्स्ट, सैलरी पेड 80,000, सैलरी पेड रुपीज 80,000, सैलरी कितनी पे की है, 80,000, एंड सैलरी ड्यू, और एक वर्ड और यूज हुआ पड़ा है ऑइन, ऑइन रुपीज 20,000। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड, सैलरी पे करना, सैलरी पे मतलब ये तो आप पे कर रहे हो, सैलरी ड्यू और ऑइंग का मतलब आउटस्टैंडिंग। आप सबको मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, जो हैं इसी साल के बट नॉट पेड, लेकिन पे नहीं हुए तो पे करने बाकी हैं। तो इतनी तो सैलरी मैंने पे कर दी, इतनी पे होनी बाकी है, लेकिन सैलरी पे की या पे होनी बाकी है तो पूरा इस साल का एक्सपेंस। तो मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस सैलरी का कितना है, 1 लाख। सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, लेकिन मुझे बताओ इस सैलरी में से पे कितनी हुई है, 80, पे हुई है तो कैश चला जाएगा 80, कितनी पे नहीं हुई इसमें से, 20 पे होनी बाकी है, तो ये मेरी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी का नाम हम क्या किस नाम से रखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग। वैसे नॉर्मली आप करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी पे करना एक्सपेंस, पे है तो पूरा 1 साल का खर्चा, तो हमने डेबिट कर दिया, जितना पे हो गया उसके लिए कैश चला गया, जितना पे नहीं हुआ तो क्या इंक्रीज होगी, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। Last transaction of this chapter, paid income tax, paid income tax 80,000 rupees, 80,000 by check। हाँ बच्चे ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स होता है जो ऑनर अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स देता है, उसे कहते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है। जैसे अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो पर्सनल एक्सपेंस होता है। उसी तरह से इनकम टैक्स ऑनर जो अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स देता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स। तो एक्सपेंस को, इनकम टैक्स को डेबिट नहीं करोगे, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दोगे, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है और बिजनेस से चला क्या जाएगा, कैश, तो टू कैश अमाउंट 80,000, ये हो गया बच्चे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ चैप्टर इज फिनिश बच्चों। 28 इलास्ट्रेशन खुद कर लेना, कोई न्यू टॉपिक नहीं है। एक 28 इलास्ट्रेशन में एक चीज़ आएगी बच्चे, अगर मान लो हमसे 28 इलास्ट्रेशन की फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये है कि ऑर्डर रिसीव किया, क्या रिसीव किया, ऑर्डर। ऑर्डर रिसीव की कोई एंट्री नहीं होती। ऑर्डर रिसीव करते टाइम अगर कोई आपको एडवांस पैसे दे रहा है, उस एडवांस की एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो मेरे को किसी ने कहा कि 5 लाख का माल बना दो, इतने का ऑर्डर आया, अभी पैसे नहीं आए, तो ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी। अगर वो मुझे कुछ एडवांस देगा ऑर्डर के लिए, तब मेरे पास कैश आ रहा होगा, तब एंट्री होगी। ऑर्डर आने की बच्चे कोई एंट्री नहीं होती। तो स्टार्टिंग में एक ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, रिसीव एन ऑर्डर, रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर 120,000
फ्रॉम मैसर्स गौरी शंकर, गौरी शंकर से ऑर्डर रिसीव किया है माल बनाने का। तो ऑर्डर आने की बच्चे कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। जब माल बन जाएगा मैं सेल करूँगी, या उसने मुझे कोई एडवांस दिया होता, कुछ कैश आया होता, तो मैं एंट्री करती। अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती। तो 28 इलास्ट्रेशन में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उससे आगे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, खुद सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना बच्चे, ठीक है।